प्रिय विद्यार्थियों, मैंने वैसे आपको औचित्यपूर्णता का PDF डाला था, परंतु आप में से एक विद्यार्थी ने कहा है कि मैडम इसको औचित्यपूर्णता को डिस्कस कर दें। बहुत अच्छा लगा। मैं आज आपको औचित्यपूर्णता जो एक अपना पॉलिटिकल कंसेप्ट है, सत्ता हमने पहले देखा था, है ना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैधता या औचित्यपूर्णता के ऊपर। औचित्यपूर्णता आपके प्रथम वर्ष के अंदर आपकी जो यूनिट है सेकंड उसके अंदर है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं कि इस आखिर औचित्यपूर्णता किसे कहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इसकी व्याख्या करते हैं कि औचित्यपूर्णता देखिए एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को ये विश्वास हो जाता है कि सत्ता धारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृति नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है ना, कि भाई किस तरह से काम कर रहा है सत्ताधारी, इस चीज़ को उसके अंदर इन्होंने बताया है। आप देखिए कि हम जब इस औचित्यपूर्णता शब्द की बात करते हैं तो इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, ये कैसे बना है ना, ये लैटिन भाषा के लेजिटमस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और मध्यकाल में इसे लेजिटिमेटस या अंग्रेजी की भाषा लॉफुल अर्थात वैधानिक कहा गया है ना। शब्द अगर हम देखें तो कहाँ से आया, तो औचित्यपूर्णता के विचार या धारणा का अपना एक लंबा इतिहास है। प्लेटो ने न्याय भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता का बीज बोया था और उसके अनुसार प्रत्येक शासन का बुद्धिपूर्ण आधार होना चाहिए। प्लेटो के समय से ये शब्द चला रहा है। इसी तरह से अरस्तु ने कानून सम्मत शासन या संवैधानिक शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया है। इसी तरह से अगर मैं सिसरो की बात करूं तो सिसरो ने भी इस शब्द का प्रयोग विधि के द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया है ना। और बाद में जो उसका प्रयोग है वो प्राचीन परंपराओं के प्रति अनुकूलता, रूढ़िगत कार्यविधियाँ, संवैधानिक नियम, सुव्यवस्था, इन तत्वों के द्वारा ग्रहण किया जाने लगा। और आप देखिए कि मध्यकाल में अत्याचारी अथवा अपहर्ता शासक तथा न्याययुक्त धार्मिक शासक के बीच जो अंतर बताए हैं उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अरस्तु से तर्क ग्रहण करके जो मार्सिलियो ऑफ पैडुआ थे, उन्होंने भी इसकी धर्मशास्त्रीय व्याख्या करी। और अगर अपन आधुनिक युग में इसको देखें तो एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में इसका पहली बार प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया और उसके अनुसार औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है, राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति प्राप्त करती है। और मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारी की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृति नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है ना। क्या है औचित्यपूर्णता? एक स्थिति का नाम है जिसके अंदर क्या होता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था के जो सामान्य जन है उनको ये विश्वास होता है कि जो सत्ताधारी व्यक्ति जो सत्ता पर बैठा हुआ है उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों के पर आधारित है, वो मनमाना कार्य नहीं करता है। इसकी आप देखिए कि अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे इसकी परिभाषा दी है डॉल्फ स्टरवर्जर ने कि औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है जिसके अनुसार सरकार को यह चेतना रहती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर शासितों द्वारा अधिकार को स्वीकार किया जाता है। मतलब जो शासक वहाँ पर काम कर रहा है उसको शासन करने का अधिकार मिला हुआ है और जो जनता है वह भी ये मानती है कि ये वास्तव में ये शासन करेगा, है ना। तो एक तरह का एक अधिकार है, एक तरह का विश्वास है औचित्यपूर्णता। इसी तरह से SM लिप्सेट हैं, तो SM लिप्सेट ने कहा है कि औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक समुचित हैं। ठीक है ना, कि ये जो संस्थाएं चल रही हैं ये वाकई जनता के लिए ही कार्य करती हैं, ऐसा विश्वास जनता के अंदर उत्पन्न हो जाए। इसी तरह से जीन ब्लॉन्डेल ने कहा है कि औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वह संबंधित है बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। तो वह सत्ता, वह संगठन जिसको व्यक्ति स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है, सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। जितने लोग उसको मानेंगे उतना ही संगठन का है जो औचित्य बन जाता है ना। तो आपने देखा होगा कि इन सभी परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है ना। हमको कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती हैं। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की
कमी हो जाती है, औचित्यपूर्णता की कमी हो जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रहती है। ठीक है ना। तो शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था या संस्था को कभी भी वैधता, मतलब जबरदस्ती आप शासन नहीं कर सकते, है ना, जबरदस्ती किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ऐसी व्यवस्था को कोई भी वैधता या औचित्यता प्रदान नहीं कर सकता। या हम कह सकते हैं कि लोगों की यह स्वीकृति उनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि यह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित है, अधिक सही है, यह राजनीतिक व्यवस्था लोगों के मानसिक मूल्यों के अनुसार है और उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लोगों की उचित आवश्यकताएं वैध रूप में पूर्ण होती हैं। तो यदि किसी भय या लालसा के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या अन्य संस्थाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त है। ठीक है ना। तो जैसे हम साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं कि औचित्यपूर्णता का शोध भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त गई लोगों की स्वीकृति नहीं है। डर के मारे लोग उस व्यवस्था को माने, ऐसा सही नहीं है, है ना, बल्कि वो क्यों मानते हैं, विश्वास या मूल्यों पर के आधार पर अपनी इच्छा से वह उस व्यवस्था को स्वीकृति देते हैं और वही जो स्थिति है वह औचित्यपूर्णता की स्थिति कहलाती है ना। देखिए, औचित्यपूर्णता की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिससे कोई निश्चित निर्धारक तत्व या निर्माणकारी तत्व बतलाए जा सके। यह होती है क्या है, एक धारणा है, राजनीतिक जीवन की एक स्थिति है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और औचित्यपूर्णता की विशेषताओं का स्तर और प्रभाव विश्व के समस्त देशों में एक जैसा नहीं हो सकता। ये विशेषताएं संबंधित देश के लोगों के मानसिक स्तर, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और आदतें तथा उनकी राजनीतिक चेतना की मात्रा पर निर्भर करती हैं कि कौन उस राजनीतिक व्यवस्था पर कितना विश्वास रखता है। तो हम इसकी जब पहली विशेषता देखते हैं तो हम देखते हैं कि औचित्यपूर्णता की धारणा में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित है। एक राजनीतिक व्यवस्था अगर औचित्यपूर्ण है मतलब उसमें सबका विश्वास है, तभी वह सही है। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों के सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी भी अवैधानिक साधन से शासन शक्ति को अपने हाथ में लिया है तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों को कभी भी स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु संभव है कि कुछ समय पश्चात लोग ये स्वीकार करने लगे कि नई सरकार उनके हितों के अनुकूल है। और यदि लोगों में ऐसा विश्वास हो जाता है कि सरकार उनके हितों के अनुकूल है तो वो राजनीतिक व्यवस्था क्या प्राप्त कर लेती है, वैधता प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार औचित्यपूर्णता की धारणा में राजनीतिक व्यवस्था की यह योग्यता सम्मिलित है कि वह लोगों में इस विश्वास को उत्पन्न करे और बनाए रखे कि वह राजनीतिक व्यवस्था और उसके अंतर्गत स्थापित की गई संस्थाएं उसके हितों की दृष्टि से उपयुक्त हैं। दूसरी बात की औचित्य की धारणा के साथ प्रभाविता की धारणा जुड़ी है ना, कि जो औचित्य की धारणा है उसके साथ प्रभावकता की जो धारणा जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है कि जैसा कि लिप्सेट ने कहा था कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता, उसकी वैधता, उसकी प्रभावकता पर, उसका कितना प्रभाव है उस पर निर्भर करती है। तो किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली, उसका प्रभाव पड़ता हो जनता पर। तो वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए नहीं हो बल्कि नागरिकों के जीवन पर आवश्यक प्रभावी नियंत्रण भी रखी जा सके, है ना। सज्जन की रक्षा और हित वृद्धि तथा दुर्जन को दंड कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है और राजनीतिक व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि वह प्रभावशाली रूप से इस कार्य को संपन्न करे। फिर हम कह सकते हैं इसकी तीसरी विशेषता कि किसी व्यवस्था का औचित्य संबंधित लोगों के मूल्यों पर निर्भर करता है। कैसे कि किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैधता तभी प्राप्त होती है जबकि वह देश की सर्वमान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो। जैसे यदि किसी देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाता है जिसने गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त हुई, जनता कभी उसको विश्वास नहीं देती। फिर वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। ये वैधता या औचित्यपूर्णता एक ही शब्द है ना। कैसे है देखिए, ये शक्ति को सत्ता में कैसे परिवर्तित करता है कि जैसे एक राजनीतिक कहावत है कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है। इसमें थोड़ा सा ये प्रिंट का मिस्टेक आ गया है, ये है आपका उचित शक्ति ही सत्ता होती है, जिसका अर्थ होता है कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जन सामान्य की दृष्टि से वैधता को प्राप्त कर लिया हो। और यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है तो इसका आशय है कि वह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता संपन्न नहीं है।
केवल उसके पास शक्ति है और उसका उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर पालन करवाया जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि व्यक्ति के पास केवल शक्ति है, सत्ता नहीं है। सत्ता तो वही होती है जब विश्वास के आधार पर कोई चीज़ चलती है ना। मैंने आपको कह दिया था कि राजनीतिक कहावत को थोड़ा सही तरीके से यहाँ पे देखें, है ना, कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है। फिर एक वैधता जो है विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। कैसे कि किसी व्यवस्था की वैधता कुछ एक ऐसे विशेष व्यक्तियों की सहमति पर नहीं बल्कि किस पे होती है, विशाल सामाजिक सहमति पर निर्भर होती है। और यह विशाल सामाजिक सहमति जो है वह किसी दबाव या प्रभाव के कारण नहीं होती, बल्कि इसका आधार संबंधित लोगों की विवेकशीलता और उनके विश्वास पर विचार होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार वैधता कुछ विशेष लोगों या केवल अभिजन पर ही निर्भर नहीं करती, है ना, और ये विशाल शक्ति या सहमति पर आधारित होती है। ये योग्यता द्वारा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के अच्छे होने के प्रति विश्वास पैदा करती है। वैधता की जो धारणा है वो मुख्यतः विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। ये मैंने इसको आपका जो सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है इसको एक बार वापस बता दिया है आपको, इसको आप फिर देख लीजिएगा।